मेरे प्यारे साथियों, द हंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं हंस कुशवाहा आपके लिए लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन की भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत को कहा जाता है। देखिए, बीते हुए घटनाओं के संबंध में जो है जानकारी देने वाला स्रोत को क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होता है। पहला पुरातात्विक स्रोत, देखिए पहला पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, जो है ना, देखिए वो प्राचीन वस्तु जो एक भौगोलिक क्षेत्र में हो, और वो किसी कालखंड का जानकारी देता हो, वो वस्तु क्या कहलाता है? पुरातात्विक स्रोत कहलाता है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से वस्तु आता है? तो सिक्के, मोहरे, अभिलेख, ईंट आदि वस्तु आते हैं। अब देखिए दूसरा है साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है वेद, वेदांग, उपनिषद, है ना, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ये सब जो है ना साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और एक है विदेशी यात्रियों का विवरण। है ना। देखिए ये 3 स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें से जो है देखिए साहित्यिक स्रोत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, सबसे प्रमाणित स्रोत के रूप में माना जाता है पुरातात्विक स्रोत को। उसके बाद है साहित्यिक स्रोत को दिया जाता है, उसके बाद विदेशी यात्रियों के विवरण को दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, यही सही होगा। अब देखिए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। पहले भी बताया पिछला क्वेश्चन में कि जो सबसे प्रमाणित स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक स्रोत है। तो यही बोल रहा है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अगला है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान है, ये भी गलत बात है, दोनों समान नहीं है। पुरातात्विक स्रोत को क्या है? अधिक महत्व दिया गया है। अब साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती, ये भी गलत बात है ना। अब देखिए क्यों जो है ना पुरातात्विक स्रोत को अधिक महत्व दिया जाता है, सो बताते हैं। देखिए आप कोई वस्तु है, उसको आप पुराना नहीं कर सकते, ये वस्तु है, इसको आप प्राचीन काल का नहीं कर पाइएगा, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी जीवित वस्तु में जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा होता है। आप लोग पढ़े होइएगा 12th में, अगर कार्बन 14 विधि, CR14 जो है ना, C14 विधि, कार्बन 14 विधि है। इस विधि में जो है कार्बन 12 की मात्रा जो है स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा कम होने लगता है। कार्बन 14 की मात्रा जो है 14 की मात्रा कम होने लगता है ना। और जितना कम होगा वो वस्तु उतना ही पुराना होगा। लेकिन साहित्यिक स्रोत में क्या है कि इसको आप कर सकते हैं, ईस्वी आप पहले का लिख सकते हैं, इसीलिए जो है साहित्यिक स्रोत को कम
महत्व दिया जाता है और पुरातात्विक स्रोत को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखिए कार्बन 14 का जो अर्ध आयुकाल जो होता है, अर्ध आयुकाल जो है, जो अर्ध आयुकाल कितना होता है 5568 प्लस माइनस 30 होता है, प्लस माइनस 30 होता है। जो कार्बन 14 अगर आधा हो गया तो जो है ना 5568 वर्ष पुराना होगा, या तो 30 वर्ष कम होगा या तो 30 वर्ष एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इसके बीच में ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। प्राचीन संस्कृति के जो है बारे में चर्चा दी गई है। जो कौन सा वेद हो जाएगा, तो ऋग्वेद हो जाएगा। बोल रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो ऋग्वेद में सूचना दी गई है। अब देखिए यजुर्वेद में जो है किसकी चर्चा की गई है, तो यज्ञों के नियमों, यज्ञों के नियमों की चर्चा है। इसमें यजुर्वेद में। सामवेद में है जो है संगीत की चर्चा है। संगीत की चर्चा किसमें है, संगीत की चर्चा जो है किसमें है, तो सामवेद में है। अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद में जो है जादू, जादू टोना, औषधि, रोग निवारण, रोग निवारण की चर्चा किसमें की गई है, तो अथर्ववेद में किया गया है। अगर पूछेगा वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा किसमें है, तो ऋग्वेद में है। यज्ञों के नियमों की चर्चा किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। और सामवेद में किसकी चर्चा है, तो संगीत की चर्चा है। और जादू टोना, औषधि और रोग निवारण जैसे चीजों की चर्चा किसमें है, तो अथर्ववेद में है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। अब देखिए श्रुति ग्रंथ क्या होता है सो बताते हैं। जो है ईश्वर की वाणी को जो है, ईश्वर की वाणी को जो है प्राचीन काल में जो है, ईश्वर की वाणी को जो है प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा या ऋषियों के शिष्य को, या ऋषियों के शिष्य के द्वारा जो पुस्तक है, पुस्तक जो है पुस्तक प्राचीन काल में जो है ईश्वर की वाणी को ऋषियों या ऋषियों के शिष्य के द्वारा सुनकर जिस पुस्तक की रचना की गई वही श्रुति ग्रंथ कहलाता है ना। श्रुति ग्रंथ क्या कहलाता है, तो ईश्वर की वाणी को सुनकर ऋषियों या ऋषि के शिष्य के द्वारा जिस पुस्तक का निर्माण किया जाए उसे ही श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। तो देखिए आप श्रुति ग्रंथ का अंग देखिए कौन कौन सा है? नहीं है। श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, तो संहिता है। श्रुति ग्रंथ का अंग संहिता है, ब्राह्मण भी है, उपनिषद भी है, लेकिन पुराण नहीं है। एक वेद भी आता है ना, वेद भी श्रुति ग्रंथ का ही अंग है। तो ये तीनों जो है श्रुति ग्रंथ का अंग है और पुराण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि विश्व में है और जो भी उस ग्रंथ में नहीं है। यह कौन सा ग्रंथ दावा करता है जो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है, वह विश्व में उस ग्रंथ में है वह अलभ्य है। यह कौन दावा करता है, तो जो महाभारत है वो दावा करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक जो है धर्म ग्रंथ है। किस धर्म ग्रंथ है, जो त्रिपिटक है। किसका धर्म ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक है। तो बौद्ध का जो है ना धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। बौद्ध का जो है धर्म ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है। अब देखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध है। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ है,
जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है। अब देखिए मृत्यु, देखिए मृत्यु जो है 480 ईसा पूर्व में, 480 ईसा पूर्व में, है ना। अब देखिए 480 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। जो किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। दूसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है? कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। किस वंश का था? तो शिशुनाग वंश का था। और तीसरा बौद्ध संगीति जो है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीसरा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है। जातक किसका है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अब देखिए मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। जो मिलिंद पन्हो है उसमें किसका किसका संवाद है वो पूछ रहा है। एक राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद हुआ है? तो ये नागसेन है। किसके बीच हुआ है? तो नागसेन है। नागसेन ने ही राजा मिलिंद के साथ जो है संवाद किया। उसकी चर्चा किसमें किया है? तो मिलिंद पन्हो में किया है। अब आगे है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? देखिए किसकी तुलना जो है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। लेकिन ये तुलना गलत है। कैसे गलत है सो बताते हैं। तुलना कैसे होनी चाहिए कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी तुलना की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना जो है 4वीं शताब्दी में हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन द प्रिंस की जो है रचना जो है 1503 ईस्वी में हुआ था। 1503 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र की रचना हुई है। तो नियम तो यही कहता है कि जिसकी रचना पहले हुई है उससे तुलना की जाती है ना। तो इसीलिए ये तुलना क्या है? गलत है। लेकिन क्वेश्चन है तो हम लोग बनाना ही पड़ेगा। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अब आगे है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो राजनीति पहलू पर प्रकाश डाला है। राजनीति पहलू पर। देखिए अर्थशास्त्र में किसकी किसकी चर्चा सो बताते हैं। इसमें जो है ना शासन कैसे करना चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सेना का संगठन कैसे करना चाहिए, है ना, इसकी चर्चा की गई है। इसीलिए ये सब राजनीति की चर्चा है। इसीलिए इसका जो है ना राजनीति पहलू कहा जाता है। राजनीति पहलू पर चर्चा किया गया। आगे क्वेश्चन है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी से जो है कश्मीर की जानकारी मिलता है। कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है कि कश्मीर में कौन कौन से राजा ने शासन किया। अब देखिए अर्थशास्त्र के रचनाकार तो पता ही है कौटिल्य। देखिए इंडिका की रचना किसने किया है? तो मेगास्थनीज। और पुराण की तो अलग अलग ने किया है। अब देखिए आगे है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है।
अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। देखिए वेद व्यास जो है किसकी रचना किया था? तो महाभारत का, महाभारत का। और वाल्मीकि किसका रचना किया था? तो रामायण का, रामायण का रचना किया है। चलिए अब आगे देखते हैं। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो कालिदास है। क्या है? कालिदास। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। पतंजलि की एक पुस्तक है योग सूत्र, पतंजलि की एक पुस्तक का नाम क्या है? योग सूत्र है, ठीक है। और कौटिल्य का तो पता ही है, अर्थशास्त्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन है? जो कालिदास एक पुस्तक लिखा है मालविकाग्नि मित्र, उसका नायक कौन है? तो अग्निमित्र। कौन है? अग्निमित्र है। अब देखिए हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। कालिदास का पुस्तक का नाम क्या हो गया? मालविकाग्नि मित्र। वाल्मीकि के पुस्तक का नाम क्या है? वाल्मीकि किसका रचना किया है? तो रामायण का। वेद व्यास किसका रचना किया है? तो महाभारत का। चलिए अब आगे देखते हैं। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिल्हन है। क्या है? बिल्हन है। कलहन किसका, कलहन के पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। वाल्मीकि का तो पता ही है, वेद व्यास का पता ही है। चलिए आप आगे देखते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ये हिंदी साहित्य में भी आता है क्वेश्चन कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो कौन है? पृथ्वीराज रासो है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? इसमें से बताना है कि इसमें से इतिहासकार कौन ऐसा है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो देखिए ऑप्शन है निरियाकस, एनासिक्रिटियस, एरिस्टोबुलस, हेरोडोटस। अब देखिए इसमें से हेरोडोटस जो है, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि हेरोडोटस जो है 1498 में भारत आया था। 1498 में भारत आया और समुद्री मार्ग से आया था और समुद्री मार्ग का खोज किया था, इसलिए जो है हेरोडोटस सही हो जाएगा। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन नहीं है? तो हेरोडोटस नहीं है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले कौन सा जो है भारत का दौरा किया था? किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले भारत का दौरा किया? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। तो मेगास्थनीज भारत का दौरा कब किया था? तो 302 ईसा पूर्व में, 302 ईसा पूर्व में भारत की यात्रा किया था। अब देखिए मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका हो जाएगा। टॉप 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। और जो है आगे के सेशन देखने के लिए दहन से एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।